Hello dear friends, I am Dr. Vijay Telang, teaching Kriya Sharir in Global Institute of Ayurveda Rajkot. Presently we are going to see the PowerPoint presentation regarding respiration topic. Okay, so what is respiration? The general process of the body wherein oxygen is provided to the body tissues and carbon dioxide is eliminated can be termed as respiration. तो रेस्पिरेशन क्या है, हमें इससे क्या समझता है? तो रेस्पिरेशन वह प्रोसेस है जिसमें बॉडी के टिश्यूज़ तक ऑक्सीजन पहुंचाया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है. सो द नेक्स्ट स्लाइड इज़ रिगार्डिंग फंक्शनल एस्पेक्ट्स ऑफ रेस्पिरेशन. फंक्शनल एस्पेक्ट्स मतलब क्या है, यानी ये प्रोसेस होता कैसे है, फंक्शन कैसे होता है, कार्य कैसे होता है. तो इसमें बेसिकली 4 प्रोसेसेस है. पहला है पल्मोनरी वेंटिलेशन, द सेकेंड वन इज़ अल्वियोलर डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, third is gases in circulation, and fourth is regulation of ventilation. So as we can see, we'll discuss the following topics in the next slide. So what is pulmonary ventilation? Basically ventilation means exchange of gases, जनरल एक्सचेंज ऑफ गैसेस. मीन्स वेंटिलेटर हमने वर्ड सुना है. वेंटिलेटर जो घर में होता है, खिड़की के ऊपर छोटा सा ओपनिंग होता है जिसमें आजकल एग्जॉस्ट भी लगाया जाता है. तो ये होता क्या है, तो इसमें एयर सर्कुलेट होते रहता है, रूम में एयर चेंज होता है, उसको हम वेंटिलेशन बोलते हैं. तो सिमिलरली लंग्स में भी एयर चेंज होते रहता है. जब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाएगा वो बाहर निकल जाएगा, ऑक्सीजन कम है तो ऑक्सीजन अंदर आ जाएगा. ठीक है, तो उसे हम पल्मोनरी वेंटिलेशन कहते हैं. सो दिस पल्मोनरी वेंटिलेशन इज़ अकम्प्लिश्ड बाय 2 प्रोसेसेस. बेसिकली इसमें 2 प्रोसेस है. तो ये 2 प्रोसेस में है क्या, तो एक फर्स्ट प्रोसेस और सेकंड प्रोसेस. तो फर्स्ट प्रोसेस में है नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग एंड हेवी ब्रीदिंग, यानी जनरली हमें सांस धीरे लेनी है, रेगुलर नॉर्मली, या ज़ोर से लेनी है. और सेकंड प्रोसेस में क्या होता है, तो सेकंड प्रोसेस में जो हम सांस लेते हैं उसमें बाकी के अवयव भी काम करते हैं, लंग्स के अलावा और डायफ्राम के अलावा. तो वो कौन से अवयव है या ऑर्गन्स है, दे आर द रिब्स, स्टर्नम एंड मसल्स ऑफ इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन. तो अगले स्लाइड देखते हैं. तो अगले स्लाइड में है कि ये फर्स्ट प्रोसेस में होता क्या है. सो इन द फर्स्ट प्रोसेस हम नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग देखेंगे. सो इन नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग ओनली मूवमेंट ऑफ डायफ्राम इज एसेंशियल. तो इसका मतलब क्या है कि डायफ्राम बस मूव हो रहा है, लंग्स एक्सपांड हो जाते हैं और कॉन्ट्रैक्ट होते हैं. तो व्हेन द डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट्स, लंग्स एक्सपांड डाउनवर्ड्स ब्रिंगिंग इन एयर. तो देखिए पहले क्या होता है, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्शन के वजह से नीचे स्पेस क्रिएट हो जाती है, उस स्पेस में लंग्स एक्सपांड होते हैं और इस वजह से एयर अंदर आ जाती है. फिर डायफ्राम रिलैक्स होता है, अगेन डायफ्राम रिलैक्सेस. तो इससे क्या होता है, इससे थोरैसिक कैविटी की स्पेस कम हो जाती है, तो लंग्स गेट कॉन्ट्रैक्टेड एंड एयर इज एक्सपेल्ड आउट, और एयर बाहर निकाल दिया जाता है. आगे आता है हैवी ब्रीदिंग. हैवी ब्रीदिंग में क्या है, बेसिकली ज़्यादा ज़ोर से आप जब सांस ले रहे हो, ये तब की बात है, और इसमें ज़्यादा फोर्स चाहिए. ज़्यादा फोर्स चाहिए इसका मतलब क्या है कि डायफ्राम तो इसमें कॉन्ट्रैक्ट होगा, रिलैक्स होगा, इस साथ में ही एब्डोमिनल मसल्स जो है, यानी पेट के जो मसल्स हैं वो भी इसमें अपना सहयोग करेंगे. फिर दूसरा प्रोसेस आता है सेकंड प्रोसेस. तो पहले तो हमने देख लिया कि लंग्स का बेसिक एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है. अब साथ में और कौन से ऑर्गन्स है जिनका इसमें रोल है, तो वो सेकंड प्रोसेस में आता है, जिसमें पहला है रिब्स एंड स्टर्नम मूवमेंट. तो ड्यूरिंग इंस्पिरेशन रिब्स और स्टर्नम में क्या होता है हम देखेंगे. तो ड्यूरिंग इंस्पिरेशन एलिवेशन ऑफ द रिब्स टेक्स प्लेस. एलिवेशन का मतलब क्या है, ऊपर की तरफ जाना. तो रिब्स अपनी जगह से ऊपर की तरफ जाते हैं और साथ में ही स्टर्नम मूव्स फॉरवर्ड. तो रिब्स ऊपर जा रहे हैं तो ऑब्वियसली स्टर्नम उनसे जुड़ा हुआ है, तो स्टर्नम आगे की तरफ जाएगा. तो ये इंस्पिरेशन में होता है, इसलिए क्या सामने की तरफ से लंग को एक्सपांड होने के लिए स्पेस मिल जाती है. ड्यूरिंग एक्सपिरेशन, अब एयर जब हम बाहर छोड़ेंगे तो उस वक्त क्या होता है, तो रिब्स रिटर्न टू स्लांटिंग बैक पोजीशन. रिब्स अपने स्लांटिंग पोजीशन में फिर से रिटर्न वापस आ जाते हैं, साथ में स्टर्नम फिर से बैकवर्ड्स टुवर्ड्स द वर्टेब्रल कॉलम आ जाता है. फिर ये हमने देखा था रिब्स और स्टर्नम के बारे में. अब सेकंड प्रोसेस में मसल्स का क्या रोल है. तो मसल्स में बेसिकली 2 प्रकार के मसल्स हैं, एक है इंस्पिरेटरी और दूसरे हैं एक्सपिरेटरी. इंस्पिरेटरी मसल्स क्या करेंगे, वो बेसिकली एयर अंदर लाने में मदद करेंगे. एक्सपिरेटरी मसल्स क्या करेंगे, वो एयर को बाहर छोड़ने में मदद करेंगे. तो इसमें
इंस्पिरेटरी मसल्स का हम देखते हैं। तो रिब एलिवेटिंग मसल्स आर टर्म्ड एज मसल्स ऑफ इंस्पिरेशन। हमने जैसे देखा कि रिब्स ऊपर की तरफ जाती है या एलिवेट होती है, तो उनको जो मसल्स एलिवेट करने में हेल्प करते हैं हम उनको इंस्पिरेटरी मसल्स बोलते हैं। और इसमें कौन से ज़रूरी वाले मसल्स हैं, तो इंपॉर्टेंट मसल्स आर एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स। तो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वही इसमें ज़्यादा फंक्शन करते हैं। साथ में एक्सेसरी मसल्स, यानी अगर ज़्यादा हैवी ब्रीदिंग आपको करना है तो उस समय काम में आने वाले बाकी भी मसल्स होते हैं, उसमें है स्टर्नोक्लिडोमास्टोइड, एंटीरियर सिरेट एंड स्केलिन मसल्स। तो ऐसे 3 अलग मसल्स हैं। अभी एक्सपिरेटरी मसल्स क्या करेंगे, ऑब्वियसली वो रिब्स को नीचे की तरफ लेंगे, फिर से स्लांटिंग बैक पोजीशन में लेंगे। तो उसमें कौन से मसल्स आते हैं, उसमें आते हैं एब्डोमिनल, रेक्टाई और इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स। ठीक है, तो ये सेकंड प्रोसेस। फिर अभी मूवमेंट ऑफ एयर कैसा होता है लंग्स में, हाउ एयर मूव्स इन द लंग्स। तो बेसिकली लंग्स क्या है, तो लंग इज एन इलास्टिक स्ट्रक्चर विच इन्फ्लेट्स एंड डिफ्लेट्स लाइक अ बलून। यानी गुब्बारे के समान लंग्स एक ऑर्गन है जो गुब्बारे के समान है। इसकी प्रॉपर्टी है, इलास्टिक प्रॉपर्टी है, जिसकी वजह से कंटिन्यूसली इन्फ्लेट होता है और फिर डिफ्लेट हो जाता है। सिर्फ एक ही जगह है, एक्सेप्ट एट द हाइलम द लंग इज हाईली सस्पेंडेड ऑर्गन विथ नो अटैचमेंट्स। जो हाइलम है, जहाँ से स्ट्रक्चर्स लंग के अंदर जा रहे हैं, जिसमें ट्रकिया है, फिर वेन्स है, आर्टरीज है, जो लंग के अंदर जा रही है उसको सप्लाई देने के लिए, साथ में एयर अंदर लेके जाने के लिए, तो वो जगह को हम हाइलम बोलते हैं। वो दोनों लंग्स में मीडियली होता है। और ये हाइलम को अगर छोड़ दिया तो बाकी पूरा जो लंग है ये सस्पेंडेड ऑर्गन है, यानी इसको कहीं से भी कोई किसी ने पकड़ के रखा नहीं है। तीसरा, विसेरल एंड पैराइटल लेयर्स ऑफ प्लूरा कंटेन अ फ्लूइड दैट हेल्प्स इन प्रेशर जनरेशन। अभी लंग के ऊपर 2 लेयर्स हैं, एक है विसेरल प्लूरा और एक है पैराइटल प्लूरा। विसेरल प्लूरा वो प्लूरा है या वो कवरिंग है जो लंग के तुरंत पास में है, और थोड़ा सा दूर जो है उसको हम बोलते हैं पैराइटल। इन दोनों के बीच में एक स्पेस होती है जिसमें एक फ्लूइड होता है, और ये फ्लूइड इसमें नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करके रखता है, जिस कारण लंग्स में एयर आता है और बाहर चला जाता है। तो लंग इज ऑल्सो सराउंडेड बाय प्लूरल फ्लूइड दैट हेल्प्स इन लुब्रिकेशन। अभी ये इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन जब हो रहा है तो ऑब्वियसली लंग्स दूसरे ऑर्गन्स के साथ टच हो रहा है, बाजू के ऑर्गन्स के साथ टच हो जाएगा, तो इसमें उसका लुब्रिकेशन मेंटेन रहना ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए उसमें प्लूरल फ्लूइड भी होता है। तो इन सब चीज़ों की वजह से एयर मूवमेंट लंग्स में होते रहता है। अभी नेक्स्ट इज प्लूरल प्रेशर। सो व्हाट इज प्लूरल प्रेशर। अभी प्लूरा जैसे हमने देखा, दीज आर द कवरिंग्स ऑफ द लंग्स, तो इसमें जो प्रेशर होता है उसको हम प्लूरल प्रेशर कहते हैं। तो व्हाट इज इट्स डेफिनेशन, द सक्शन प्रेशर दैट एग्जिस्ट्स बिटवीन विसेरल एंड पैराइटल प्लूरा इज कॉल्ड प्लूरल प्रेशर एंड इट इज स्लाइटली नेगेटिव प्रेशर। देखिए, ये एक सक्शन प्रेशर है। सक्शन मतलब ये एयर को सक करने की क्षमता रखता है, अपने तरफ खींचने की क्षमता रखता है, इसलिए ये हमेशा नेगेटिव होता है। अभी किससे नेगेटिव होता है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से थोड़ा सा ये नेगेटिव होता है। तो एटमॉस्फेयर यानी क्या, यानी हमारा वातावरण का प्रेशर है, उससे ये कम होता है। क्यों कम होता है, अगर वातावरण से इसका प्रेशर कम होगा तभी जाके वातावरण में से वायु हमारे लंग्स में आएगी। तो इसमें भी 2 अलग प्रेशर है। एक है रेस्टिंग प्रेशर। रेस्टिंग प्रेशर इज -5 सेंटीमीटर ऑफ H2। दिस कीप्स द लंग्स इन एक्सपांशन नॉर्मली एट रेस्टिंग स्टेट। तो रेस्टिंग स्टेट में भी लंग्स एक्सपांडेड होते हैं, रेस्टिंग स्टेट में भी लंग्स एक्सपांडेड होते हैं, और उसी को हम बोलते हैं रेस्टिंग प्रेशर। ये कितना है, -5 सेंटीमीटर ऑफ H2। नेक्स्ट प्रेशर है इंस्पिरेटरी प्रेशर। अब इंस्पिरेटरी प्रेशर क्या है, तो ये है जिसके वजह से इंस्पिरेशन होता है। इंस्पिरेशन का मतलब हवा अंदर आती है, तो ये थोड़ा सा और कम होता है रेस्टिंग प्रेशर से। इट इज़ -7.5 सेंटीमीटर ऑफ H2। अभी एक्सपिरेशन में क्या होगा, ऑब्वियसली ये प्रोसेस उल्टी हो जाएगी, यानी इंस्पिरेटरी प्रेशर -7.5 सेंटीमीटर है, ये पॉजिटिव हो जाएगा, जिसकी वजह से एक्सपिरेशन एयर हवा बाहर चली जाएगी, यानी वातावरण के प्रेशर से लंग्स में का प्रेशर ज़्यादा होगा। ठीक है, फिर हम अगली स्लाइड देखते हैं। अगली स्लाइड में है अल्वियोलर प्रेशर। सो व्हाट इज अल्वियोलर प्रेशर। अभी द प्रेशर इनसाइड द लंग अल्वियोला है। अभी देखिए, जैसे लंग एक ऑर्गन है, तो लंग का सबसे फंक्शनल यूनिट जो है वो है अल्वियोला है। ये छोटे छोटे गुब्बारे जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, दीज आर लाइक स्मॉल बलून्स, और ग्रेप्स के जैसा दिखता है। ग्रेप्स यानी अंगूर जिस समान दिखते हैं उसी समान ये अल्वियोलाई दिखते हैं।
तो इसमें भी प्रेशर होता है, क्योंकि हवा अल्टीमेटली इसमें जाता है और यहाँ से ही गैसियस एक्सचेंज ब्लड के साथ होता है। तो रेस्टिंग प्रेशर इसमें देखिए, तो रेस्टिंग प्रेशर इज ऑन 0 सेंटीमीटर वेस्टू, मतलब दिस इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, इसमें कोई अंतर नहीं है एटमॉस्फेरिक प्रेशर में और इसमें समान रेस्टिंग प्रेशर है। फिर इंस्पिरेटरी प्रेशर कितना होता है अल्वियोलाई में? इट इज़ जस्ट -1 सेंटीमीटर वेस्टू, स्लाइटली नेगेटिव, ताकि जो हवा लंग्स में आ रही है उसको थोड़ा सा अंदर खींच लिया जाता है। अभी ड्यूरिंग एक्सपिरेशन दिस प्रेशर बिकम्स पॉजिटिव, ये प्रेशर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो एक्सपिरेशन होगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर शरीर के निकल जाएगा। अगला स्लाइड है ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर। अभी ये क्या है? तो ट्रांस मतलब अक्रॉस द लंग्स प्रेशर क्या होता है? तो इसमें देखिए, तो द डिफरेंस बिटवीन द अल्वियोलर एंड द प्लूरल प्रेशर इज कॉल्ड ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर। तो सिंपल सा डेफिनेशन है कि अल्वियोलर प्रेशर और प्लूरल प्रेशर में जो डिफरेंस है हम उसको ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर ऐसा कहते हैं। फिर इसमें एक रिकॉइल प्रेशर नाम का यूनिट आता है। तो ये क्या है? इट इज़ द मेजर ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द लंग्स दैट टेंड्स टू कोलैप्स द लंग, दिस इज कॉल्ड द रिकॉइल प्रेशर। अभी देखिए लंग्स कैसे हैं, हमने देखा गुब्बारे जैसे। गुब्बारे की स्थिति कैसी होती है? उसकी भी टेंडेंसी होती है कि वो इलास्टिसिटी की वजह से कोलैप्स हो जाए। तो सिमिलरली लंग्स में भी ये प्रेशर होता है जिसकी वजह से लंग कोलैप्स हो जाता है कभी कभी, उसे हम रिकॉइल प्रेशर ऐसा कहते हैं। आगे आता है सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, वो है कंप्लायंस ऑफ द लंग्स। एग्जाम में भी इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, प्लस लंग का फंक्शन समझने के लिए हमको ये समझना ज़रूरी है। तो इसमें देखिए, द एक्सपांशन ऑफ द लंग फॉर ईच यूनिट राइज इन ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर इज कॉल्ड द लंग कंप्लायंस। तो लंग्स एक्सपांड हो रहे हैं 1 यूनिट से, ठीक है, 1 यूनिट से। कैसे हम पता चलता है हमको इसका? कि ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर 1 यूनिट से बढ़ते रहता है। तो अगर वो बढ़ रहा है तो हम उसको लंग कंप्लायंस ऐसा कहते हैं। तो इसका मतलब कितना है? देखिए, तो इट इज़ 200 ml पर यूनिट राइज इन ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर। तो ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर 1 यूनिट से अगर बढ़ जाता है तो लंग्स में 200 ml एयर ज़्यादा अंदर आ जाती है। ठीक है, तो जब हैवी ब्रीदिंग में ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर ऑब्वियसली बढ़ेगा तो उस समय 200 ml पर यूनिट इतना हवा हमारे लंग्स में एक्सेस में आ जाएगा। सो आगे लिखा है दैट इज इफ ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर राइजेस बाय 1 सेंटीमीटर ऑफ H2O, लंग वॉल्यूम विल एक्सपांड बाय 200 ml आफ्टर 10 to 20 सेकेंड्स। इसे हम कंप्लायंस ऑफ द लंग्स ऐसा कहते हैं। फिर नेक्स्ट, अभी कंप्लायंस डायग्राम ऑफ द लंग्स। अभी कंप्लायंस डायग्राम ऑफ द लंग्स क्या है? तो कंप्लायंस डायग्राम यानी क्या है? तो जो कंप्लायंस है हम उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। तो कंप्लायंस को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो हमें उसका डायग्राम मिल जाता है। तो दिस डायग्राम कंटेन्स 2 कर्वेचर्स, यानी इसमें 2 कर्व्स हैं इस ग्राफ में। और ये कौन से कर्व्स हैं? एक है इंस्पिरेटरी कॉम्प्लायंस कर्व, एक है एक्सपिरेटरी कॉम्प्लायंस कर्व। हम वो आगे देखेंगे। तो ये है उसका कर्व। तो जो लेफ़्ट साइड का डायग्राम है उसमें आपको लंग कंप्लायंस का कर्व दिख रहा है, और जैसे देख सकते हो आपकी वो स्लांटिंग है। एक्सपिरेशन जो है, एक्सपिरेटरी कर्व कैसा है? एक्सपिरेशन का कर्व है कॉन्वेक्स और इंस्पिरेशन का कर्व जो है वो कॉनकेव है। तो ये हमें बस उसमें देखना है। अभी लंग कंप्लायंस डिसाइड कौन करता है? लंग कंप्लायंस डिसाइड कौन करता है? तो लंग कंप्लायंस बेसिकली 2 फैक्टर्स डिसाइड करते हैं। एंड व्हाट आर द 2 फैक्टर्स? इलास्टिक फोर्सेस ऑफ लंग टिश्यू ड्यू टू इलास्टिन एंड कोलाजन फाइबर्स। अभी इलास्टिसिटी, लंग्स की इलास्टिसिटी भी होनी चाहिए, तो वो कौन डिसाइड करता है? वो इलास्टिन नाम के और कोलाजन नाम के फाइबर्स होते हैं। ये डिसाइड करते हैं कि लंग इलास्टिक है या नहीं, क्योंकि ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर बढ़ गया, लेकिन अगर लंग इलास्टिक ही नहीं होगा तो एयर अंदर जा पाएगा क्या? नहीं जा पाएगा। फिर दूसरा है इलास्टिक फोर्स क्रिएटेड बाय द फ्लूइड लाइनिंग द लंग पैरेन्काइमा। अभी दूसरा इलास्टिक फोर्स कौन क्रिएट कर रहा है? तो लंग्स के अंदर एक फ्लूइड है, और ये फ्लूइड क्या करता है? इट क्रिएट सरफेस टेंशन ड्यू टू एयर फ्लूइड इंटरफेस। ठीक है, एंड दिस इज क्वाइट स्ट्रॉन्ग एंड दिस कॉजेस इलास्टिसिटी इन द लंग टिश्यू। यानी एयर और फ्लूइड, हवा और द्रव पदार्थ यानी पानी जो लंग्स में है, वो जब साथ में आता है तो इनके बीच में एक इंटरफेस बनता है और इसके वजह से लंग्स इलास्टिक होते हैं। ठीक है, so a component in the alveolar fluid called as surfactant is responsible for maintaining the elasticity.
अभी वो फ्लूइड कौन सा है, तो उस फ्लूइड को हम कहते हैं सर्फेक्टेंट, और यही बेसिकली वो इंटरफेस मेंटेन करने में, वो सरफेस टेंशन मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो अगला, तो ये सर्फेक्टेंट का रोल क्या है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ सर्फेक्टेंट। सो बेसिकली फ्लूइड्स लाइक वाटर शो टेंडेंसी ऑफ सरफेस टेंशन। तो हमने फिजिक्स में 12वीं कक्षा में बेसिकली हमने सर्फेक्टेंट या सरफेस टेंशन के बारे में हमने पढ़ा है, और हमने देखा है कि फ्लूइड की एक टेंडेंसी होती है कि वो अपना शेप या ड्रॉप का साइज मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। तो सरफेस टेंशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ फ्लूइड टू मेंटेन इट्स शेप व्हेन इट इज एक्सपोज टू अदर सर्फेसेस। तो कोई भी फ्लूइड किसी दूसरे सरफेस के कांटेक्ट में जब आता है तो इट ट्राइज टू मेंटेन इट्स शेप, तो इसे हम सरफेस टेंशन ऐसा कहते हैं। सो जनरली द वाटर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द अल्वियोलाई टेंड्स टू कोलैप्स द अल्वियोलाई। अब इसमें होता क्या है, तो पानी जो अल्वियोलाई पे है वो ट्राई क्या करता है, वो अल्वियोलाई को कोलैप्स करने का ट्राई करता है। अभी अल्वियोलाई कोलैप्स होता नहीं है, तो दिस लीड्स टू इलास्टिसिटी इन द होल लंग्स एंड इज कॉल्ड सरफेस टेंशन इलास्टिक फोर्स, और इसी को हम सरफेस टेंशन इलास्टिक फोर्स ऐसा कहते हैं। नाउ द सर्फेक्टेंट रिड्यूसेस द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इन द अल्वियोलाई विच इन टर्न रिड्यूसेस द टेंडेंसी ऑफ अल्वियोलाई टू कोलैप्स। अभी सर्फेक्टेंट क्या कर रहा है, सर्फेक्टेंट ये वाटर में जो सरफेस टेंशन है उसको कम कर देता है ताकि अल्वियोलाई कोलैप्स ना हो। तो विदाउट सर्फेक्टेंट द सरफेस टेंशन ऑफ नॉर्मल फ्लूइड इन अल्वियोलाई इज 50 डायंस पर सेंटीमीटर, और सर्फेक्टेंट आ जाएगा तो विद सर्फेक्टेंट सरफेस टेंशन इज बिटवीन 5 to 30 डायंस पर सेंटीमीटर, यानी इतना सरफेस टेंशन कम हो जाता है जिस वजह से अल्वियोलाई कोलैप्स होते नहीं हैं। सो द प्रेशर इन अल्वियोलाई इज प्रेशर इज इक्वल टू 2 times सरफेस टेंशन डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द अल्वियोलस। तो अल्वियोलस का जो रेडियस है उससे हमको सरफेस टेंशन को डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई बाय 2 करना है, तो हमको अल्वियोलर प्रेशर मिल जाता है। तो विथ सरफेस सर्फेक्टेंट दिस प्रेशर इज 4 सेंटीमीटर ऑफ H2 वाइल विदाउट सर्फेक्टेंट इट इज़ 18 सेंटीमीटर ऑफ H2। अगर सर्फेक्टेंट ना हो तो ये 18 सेंटीमीटर होता है, सर्फेक्टेंट है तो 4 सेंटीमीटर होता है। सो इसीलिए सर्फेक्टेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एक्सपांशन ऑफ लंग्स। ठीक है, तो समझ में आ गया। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि कॉम्पोजिशन ऑफ सर्फेक्टेंट क्या है। तो बेसिकली ये कौन सीक्रेट करता है, ये बनाता कौन है। तो सर्फेक्टेंट इज सीक्रेटेड बाय टाइप 2 अल्वियोलर एपिथेलियल सेल्स। तो अल्वियोलर सेल्स है जिनको हम टाइप 2 अल्वियोलर सेल्स बोलते हैं, और यही सर्फेक्टेंट सीक्रेट करते हैं। तो दिस कंस्टिट्यूट्स 10% ऑफ ऑल द अल्वियोलर सेल्स। तो सारे जो अल्वियोलाई है उसमें से 10% सेल टाइप 2 होते हैं। अब इसका कॉम्पोजिशन क्या है, तो कॉम्पोजिशन में 3 चीज़ें हैं। पहला है, थोड़ा सा मुश्किल शब्द है लेकिन हम आसानी से इसको याद कर सकते हैं। तो पहला शब्द है डायपाल्मिटॉइल फॉस्फेटिडिल कोलिन, दूसरा है सर्फेक्टेंट अपोप्रोटीन्स, एंड द थर्ड वन इज कैल्शियम आयंस। तो दीज 3 आर द components of surfactant. So डायपाल्मिटॉइल फॉस्फेटिडिल कोलिन इज इम्पॉर्टेंट इन रिड्यूसिंग द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर। तो वाटर का सरफेस टेंशन रिड्यूस करने के लिए डायपाल्मिटॉइल फॉस्फेटिडिल कोलिन ज़रूरी है। फिर आगे, यहाँ तक हमने सर्फेक्टेंट के बारे में देख लिया। आगे आता है कॉम्प्लायंस ऑफ थोरैक्स एंड लंग्स टुगेदर। तो दिस इज़ अबाउट 110 ml पर सेंटीमीटर राइजेस ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर। जब हम थोरैक्स और लंग्स ये दोनों का कॉम्प्लायंस देखना चाहते हैं तो इसमें ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर 1 यूनिट से बढ़ जाता है, तो 110 ml पर सेंटीमीटर इतना हमको एयर अंदर आ जाता है। दिस मीन्स डबल द अमाउंट ऑफ प्रेशर इज रिक्वायर्ड टू एक्सपांड बोथ द लंग्स एंड थोरैक्स टुगेदर। तो देखिए, सिर्फ लंग्स में जब कॉम्प्लायंस देखना है तो वो कितना है, 200 ml पर यूनिट ऑफ ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर। यहाँ पे वो आधा हो गया, अबाउट आधा हो गया, 110 ml जब एयर थोरैक्स और लंग्स दोनों में जाना है तो ये कॉम्प्लायंस ऑफ थोरैक्स एंड लंग्स। फिर नेक्स्ट स्लाइड है पल्मोनरी वॉल्यूम्स। अभी पल्मोनरी वॉल्यूम्स का मतलब क्या है कि कितना एयर लंग्स में बैठ सकता है। तो एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड स्पायरोमीटर इज रिक्वायर्ड टू मेजर द डिफरेंट लंग और पल्मोनरी वॉल्यूम्स। तो पल्मोनरी वॉल्यूम्स को मेजर करने के लिए हमारे पास स्पायरोमीटर चाहिए। तो अलग अलग प्रकार के वॉल्यूम्स हैं। तो देखिए, पहला वॉल्यूम है टाइडल वॉल्यूम। तो टाइडल वॉल्यूम जिसको VT ऐसा लिखा जाता है, इट इज़ द वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड विथ ईच नॉर्मल ब्रेथ। तो नॉर्मल ब्रेथ में, नॉर्मल ब्रीदिंग में कितना एयर अंदर लिया जाता है और छोड़ दिया जाता है उसे हम टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। दिस इज़ 500 ml इन एन अडल्ट मेल। फिर इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम IRV जिसे कहा जाता है। तो एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर
दैट कैन बी इंस्पायर्ड ओवर द टाइडल वॉल्यूम। तो टाइडल वॉल्यूम के ऊपर एक्स्ट्रा एयर जो हम अंदर ले सकते हैं एक बार इंस्पायर करने के बाद, उसे कहते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और ये कितना है 3000 ml। फिर एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो है ERV। सो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सपायर्ड आफ्टर नॉर्मल टाइडल एक्सपिरेशन। एक्सपिरेशन होने के बाद और हम कितना ज़्यादा एक्सपायर कर सकते हैं ज़ोर से, उसे कहते हैं एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और ये कितना है 1100 ml, 1100 ml। नेक्स्ट इज रेसिड्यूअल वॉल्यूम, द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट रिमेन्स इन द लंग आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन। यानी फोर्सफुली आपने पूरी एयर बाहर निकाल दी, एक्सपायर कर दिया, फिर भी हमारे लंग्स में कुछ एयर बाकी रहता है, उसे हम कहते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। वो कितना है 1200 ml। अभी वाइटल कैपेसिटी, व्हाट इज़ वाइटल कैपेसिटी? तो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इसको हम वाइटल कैपेसिटी ऑफ द लंग्स ऐसा कहते हैं, और ये पल्मोनरी कैपेसिटीज़ में आता है। तो ये 4600 ml है मेल्स में और 3100 ml है फीमेल्स में। इंस्पिरेटरी कैपेसिटीज ऑब्वियसली IRV यानी इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम, इट इज़ 3500 ml इन मेल एंड 2400 ml इन फीमेल। फिर फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, ये क्या है ERV प्लस RV, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम, ये कितना है 2300 ml इन मेल्स एंड 1800 इन फीमेल्स। और लास्टली टोटल लंग कैपेसिटी, ये है सारे को आपको ऐड करना है, जिसमें इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम, ये टोटली होता है 5800 ml इन मेल्स और 4200 ml इन फीमेल्स। फिर पल्मोनरी कैपेसिटी जो हमने पहले देखे, वाइटल कैपेसिटी, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, वही पल्मोनरी कैपेसिटीज़ है। द इवेंट्स इन पल्मोनरी साइकिल आर ऑलवेज डिस्क्राइब्ड इन अ कॉम्बिनेशन ऑफ पल्मोनरी वॉल्यूम्स। यहाँ पे क्या करते हैं हम पल्मोनरी वॉल्यूम्स को कंबाइन करते हैं, उसको हम बोलते हैं पल्मोनरी कैपेसिटी। और ये हमने पिछले स्लाइड में देखा ही था, जो है द इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, फिर फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी और टोटल लंग कैपेसिटी। तो वही चीज़ें हैं जो पिछले स्लाइड में बताई गई थी। फिर आता है रेस्पिरेटरी प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्सेस। सो द रिफ्लेक्सेस दैट प्रोटेक्ट लंग्स एंड एयर पासेज फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल्स। तो वो रिफ्लेक्सेस जो लंग्स को प्रोटेक्ट करते हैं उसको हम रेस्पिरेटरी प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्सेस कहते हैं। उसमें सबसे पहला रिफ्लेक्स है कफ रिफ्लेक्स। सो व्हाट इज कफ? इट इज़ अ मॉडिफाइड रेस्पिरेटरी प्रोसेस कैरेक्टराइज्ड बाय फोर्स्ड एक्सपिरेशन। It is a protective reflex and it is caused by irritation of respiratory tract and some other areas such as external auditory canal। तो कफ क्या है? फोर्स्ड एक्सपिरेशन की वजह से होता है, इट इज़ बेसिकली प्रोटेक्शन के लिए है। और दूसरा क्या है? तो इरिटेशन अगर हो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में या एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में तो आपको कफिंग हो जाती है। अब कफ के कॉजेज़ देखो, कॉजेज़ है इरिटेंट एजेंट्स, कार्डियक डिसऑर्डर्स जिसमें आता है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, पल्मोनरी डिसऑर्डर्स जैसा है COPD जिसे हम कहते हैं क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, एंड ट्यूमर इन द थोरैक्स, अगर ट्यूमर है थोरैक्स में विच में एक्सर्ट प्रेशर ऑन लैरिंग्स, ट्रकिया, ब्रोंकाई और द लंग्स। तो ये कॉजेस है। मैकेनिज्म क्या है? कफ बिगिन्स विद डीप इंस्पिरेशन फॉलोड बाय फोर्स्ड एक्सपिरेशन विद क्लोज्ड ग्लॉटिस। तो याद रखने जैसा चीज़ क्या है? तो ग्लॉटिस क्लोज्ड होता है, डीप इंस्पिरेशन से चालू होता है और फोर्सफुल एक्सपिरेशन इसमें होता है, और सडनली ग्लॉटिस ओपन होता है। सडनली ग्लॉटिस ओपन्स विथ एक्सप्लोजिव आउटफ्लो ऑफ एयर एट अ हाई वेलोसिटी, और बहुत ज़ोर से ग्लॉटिस ओपन होकर हाई वेलोसिटी से हवा बाहर आती है। तो ये पाथवेज है कफ के, रिफ्लेक्स पाथवेज, और रिसेप्टर्स कौन से इनिशिएट करते हैं, कहाँ रहते हैं? तो नोज, पैरानेजल साइनसेस, लैरिंग्स, फेरिंग्स, ट्रकिया, ब्रोंकाई, प्लूरा, डायफ्राम, पेरिकार्डियम, स्टमक, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल और टेम्पैनिक मेम्ब्रेन, यहाँ पे उसके रिसेप्टर्स है। अभी पाथवे क्या है? तो रिफ्लेक्स पाथवे का सेंटर है मेडुला ऑब्लोंगेटा, और वहाँ से एफरेंट नर्व्स निकलते हैं प्लस इफरेंट नर्व्स निकलते हैं। एफरेंट नर्व्स वहाँ तक जाते हैं, वैगस, ट्राइजेमिनल, ग्लॉसोफेरेंजियल और फ्रेनिक, और इफरेंट वहाँ से निकलते हैं और वो वैगस से पास होते हैं, फ्रेनिक से पास होते हैं, स्पाइनल मोटर नर्व से पास होते हैं, ठीक है, और अपना इफेक्टर ऑर्गन पे काम करते हैं। फिर सेकंड रिफ्लेक्स इज स्नीजिंग रिफ्लेक्स। स्नीजिंग रिफ्लेक्स इज ऑल्सो मॉडिफाइड रेस्पिरेटरी प्रोसेस कैरेक्टराइज्ड बाय फोर्स्ड एक्सपिरेशन। ये भी क्या है? इट इज़ ऑल्सो रेस्पिरेटरी प्रोसेस कैरेक्टराइज्ड बाय फोर्स्ड एक्सपिरेशन। और ये क्या है? इट इज़ अ प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स, इट इज़ कॉज्ड बाय इरिटेशन ऑफ नेजल म्यूकस मेम्ब्रेन। इसके कॉज क्या है? इरिटेशन होना नेजल म्यूकस मेम्ब्रेन को। किसके वजह से होता होगा? तो डस्ट पार्टिकल्स है, डेब्रिस है, डेब्रिस ने कचरे जैसा, कचरे के समान कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स। फिर मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन होगा,
पॉलिप्स आ गए होंगे नोज़ में ऑफ द एयरवे एंड एक्सेस फ्लूइड एक्यूमुलेशन इन द नेजल पैसेजेस। फिर मैकेनिज्म क्या है देखिए, इसमें भी द स्नीजिंग स्टार्ट्स विद डीप इंस्पिरेशन फॉलोड बाय फोर्सफुल एक्सपिरेटरी एफर्ट विथ ओपन्ड ग्लॉटिस। कफ में ग्लॉटिस बंद होता है पहले, एक्सपिरेशन का खुल जाता है, इसमें नहीं, इसमें ग्लॉटिस इज ओपन्ड रिजल्टिंग इन एक्सपल्सन ऑफ इरिटेंट एजेंट्स आउट ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। फिर इसके भी पाथवे, इसका भी सेंटर मिडल ऑब्लोंगेटा है, थोड़े से डिफ्यूज फाइबर्स होते हैं, स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व, न्यूक्लियस सॉलिटेरियस एंड रेटिकुलर फॉर्मेशन ऑफ मेडुला, यहाँ पे इसके सेंटर्स होते हैं। और इसके एफरेंट फाइबर्स ट्राइजेमिनल और ऑल्फैक्टरी नर्व से मिलते हैं। एफरेंट जनरली ट्राइजेमिनल, फेशियल, ग्लॉसोफेरेंजियल, वैगस, इंटरकोस्टल। और ये जो फाइबर्स है ये इफेक्टर ऑर्गन्स को, तो फेरेंजियल, ट्रैकियल और रेस्पिरेटरी मसल्स को एक्टिवेट करते हैं स्नीजिंग करने के लिए। तीसरा रिफ्लेक्स है स्वॉलोइंग रिफ्लेक्स, जिसको हम डिग्लूटेशन रिफ्लेक्स भी कहते हैं। इट इज़ अ रेस्पिरेटरी प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स दैट प्रिवेंट्स एंट्रेंस ऑफ फूड पार्टिकल्स इनटू एयर पैसेज ड्यूरिंग स्वॉलोइंग। तो जब हम खाना खा रहे हैं उस वक्त एयर के पैसेज में खाना न जाए, उसके लिए जो प्रोटेक्शन दिया जाता है उसे हम कहते हैं डिग्लूटेशन रिफ्लेक्स या स्वॉलोइंग रिफ्लेक्स। सो होता क्या है, व्हाट इज़ द प्रोसेस? तो वाइल स्वॉलोइंग ऑफ द फूड द रेस्पिरेशन इज अरेस्टेड फॉर अ वाइल। थोड़े देर के लिए रेस्पिरेशन रोक दिया जाता है। तो टेम्पररी अरेस्ट ऑफ रेस्पिरेशन इज कॉल्ड एपनिया, उसे हम क्या कहते हैं? एपनिया। और अरेस्ट ऑफ ब्रीदिंग ड्यूरिंग स्वॉलोइंग इज कॉल्ड स्वॉलोइंग एपनिया और डिग्लूटेशन एपनिया, उसे ही हम स्वॉलोइंग एपनिया भी कहते हैं या डिग्लूटेशन एपनिया कहते हैं, यानी खाते वक्त जो एपनिया होता है। तो इट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग pharyngeal stage, that is second stage of deglutition, and prevents entry of food particles into the respiratory tract। तो ये क्या करता है, pharyngeal stage जो है यानी सेकेंड स्टेज है डिग्लूटेशन का, उस वक्त फूड पार्टिकल्स रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ना आए, ये कोशिश ये करता है। तो यहाँ तक हमने 3 रिफ्लेक्सेस देख लिए, एक है कफ, दूसरा है स्नीजिंग और तीसरा था स्वॉलोइंग रिफ्लेक्स। अब इसके बाद हम वर्ड वेंटिलेशन के बारे में देखेंगे। सो व्हाट इज़ वेंटिलेशन? सो द वर्ड वेंटिलेशन रिफर्स टू सर्कुलेशन और रिप्लेसमेंट ऑफ एयर और गैस इन अ स्पेस। तो बेसिकली वेंटिलेशन क्या है? इट इज़ सर्कुलेशन ऑफ एयर और गैस इन अ स्पेस। सो इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स, पल्मोनरी एंड अल्वियोलर, ऐसे इसके 2 टाइप्स हैं।